हेलो डियर, वेलकम करता हूं। जितने भी मेरे सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबको स्वागत है। आपके सामने में है, दिख रहा है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 वीडियो नंबर दूसरा। ठीक है, यह वीडियो नंबर दूसरा है। आप लोग को अच्छे से दिख रहा है, समझिए। देखिए, मैं बार बार यही कहता हूँ कि आपके लिए अगर आप सेकेंड ईयर में इस बार आए हैं, 23 से 24 में सेकेंड ईयर में है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप फर्स्ट ईयर में थे तो आपके लिए फर्स्ट ईयर नया था, जहाँ पे आपको पढ़ाई में दिक्कत होता था। अब आप सेकेंड ईयर में आ गए तो आपको सेकेंड ईयर में सब चीज़ नया रहेगा, तो आपके लिए सेकेंड ईयर लगेगा हार्ड है। थर्ड ईयर में जाइएगा तो थर्ड ईयर में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है वो लगेगा कि सबसे आसान है, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं एक पार्ट, दूसरा पार्ट आपको जो है थर्ड ईयर में पढ़ना है, तो लगेगा आसान है। फिर आपको लगेगा मिडवाइफरी भारी है, क्योंकि मिडवाइफरी आपके सामने नया रहेगा। तो इस हिसाब से हर एक ईयर आपके लिए नया रहता है। लेकिन जब तीनों ईयर के आप पढ़ लेते हैं, आप पास कर जाइएगा, कंप्लीट हो जाएगा पढ़ाई, तो आप दोबारा से आपके सामने वही अगर मैटर आएगा तो आप आसानी से जवाब दे देते हैं। आप कहिएगा ये सब तो हम पढ़े हैं, ये सब तो हमको आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि आपके सामने दोबारा से वो सामने क्वेश्चन सारा मैटर आ रहा है। ठीक है, आप फर्स्ट ईयर में है जीएनएम के, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में। अगर आप सेकेंड ईयर में है और आज हम अगर कैंसर का क्लासिफिकेशन बताने आए हैं और स्टेज बताने आए हैं कि कैंसर का कौन कौन सा स्टेज होता है, क्या क्लासिफिकेशन होता है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं तो नया है। एक बार में देखने में आपको लगेगा कि ये हम नहीं समझ में आया, बहुत सारे चीज़ अटपटा लगेगा, याद नहीं होगा। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके सामने यह एट ए टाइम अभी ही आया है, नया नया है, और आप भी ज़्यादा इसको देखे नहीं हैं, तो इसलिए ये आपको भारी लगता है। एक बार देखिए, एक बार वीडियो को समझिए कि ये क्या क्या सारा चीज़ें हैं। फिर दूसरा बार कभी इस वीडियो को देखिएगा तो चूँकि आप एक बार देख चुके हैं, दूसरा बार देखिएगा तो लगेगा कि इसमें बहुत सारा वर्ड याद है, और एक बार दो बार रिवीज कीजिएगा तो उसको माइंड में आ ही जाता है। तो चीज़ें को पुराने करने का प्रयास कीजिए, नया छोड़ दीजिएगा तो याद नहीं होगा। ठीक है, दिक्कत करेगा। तो उस चीज़ को पुराना बनाइए, पुराना चीज़ें जो है दिमाग में बैठ जाता है, रह जाता है। ठीक है, चलिए, आज का हमारा दूसरा वीडियो है MSN2 का, और इस MSN2 में हम आज पढ़ेंगे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। कैंसर का वर्गीकरण, कैंसर का चरण, यानी क्लासिफिकेशन एंड स्टेजेज ऑफ कैंसर, कि कैंसर का क्या कौन कौन से टाइप्स होते हैं और कैंसर जो है कितने चरण में आदमी में ग्रसित हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, कैंसर शरीर के जिस भी ऊतक में होता है उसी आधार पर कैंसर को वर्गीकृत किया जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि हमारा बॉडी, पूरे बॉडी, चाहे हड्डी हो, मांस हो, चमड़ा हो, कुछ भी हो, सब ऊतक का बना है। पता है आपको, ऊतक मिल मिल का टिश्यू ऊतक का बना है। ठीक है, और वह ऊतक किससे बना होता है? सेल से, कोशिका से। तो कुछ ऊतक कहिए या सेल कहिए, बात वही है। तो शरीर के जिस ऊतक में होता है कैंसर, उसी के आधार पर कैंसर को भी वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, हड्डी में हो रहा है या कौन स्किन में हो रहा है, मांस में, जहाँ भी हो रहा है, म्यूकोसा में हो रहा है, उसी प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, पहला वर्गीकरण है कार्सिनोमा। ठीक है, पहला वर्गीकरण क्या है? कार्सिनोमा। यह उपकला ऊतक का कैंसर होता है, यानी यह एपिथेलियम टिश्यू होता है, और आप लोग एपिथेलियम टिश्यू फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं। उपकला ऊतक का कैंसर होता है। जैसे अब उपकला ऊतक कहाँ कहाँ मिलेगा? मुख में, मुंह का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, मतलब जहाँ पे स्पॉन्जी ऊतक होता है ना, वहीं पर यह सर्किनोमा कैंसर होता है। तो जैसे मुख में चिकना होता है एकदम, उसमें भी होगा। सर्वाइकल कैंसर, यह भी एकदम चिकनापन रहता है, सर्विक्स, ठीक है, उसमें भी होगा। स्किन भी, स्किन कैंसर। तो ये जो कार्सिनोमा होता है यह आपके उपकला ऊतक में होता है। ठीक है, जहाँ जहाँ उपकला ऊतक होगा वहाँ पे चांसेज होता है होने का। जैसे मुंह में कैंसर, ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर सर्विक्स में होता है, स्किन कैंसर त्वचा में। तो ये कार्सिनोमा है पहला प्रकार। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है। अब आता है दूसरा। दूसरा है वह आपका सार्कोमा है। ठीक है, कौन सा है? का सार्कोमा। यह आंतरिक ऊतक या मृदु ऊतक का कैंसर होता है। इसका उपचार मेटास्टेटिस तेज होने के कारण जटिल होता है। सार्कोमा जो होता है यह एक खतरनाक कैंसर होता है। ठीक है, इसमें जो उपचार होता है वह बहुत ज़्यादा जटिल होता है, बहुत ज़्यादा कठिन वाला उपचार होता है।
क्योंकि इसमें जो मेटास्टेटिस होता है हम आपको पढ़ा चुके हैं कि बेनाइन और मेटास्टेटिस किस में उपस्थित होता है, किस में नहीं उपस्थित होता है। मेटास्टेटिस होता है तो वह कैंसर खतरनाक होता है, वो तेज़ी से फैलता है और इसीलिए इसका जो निदान है वो भी उपचार है वो भी जटिल होता है। ठीक है, यह मृदु व आंतरिक ऊतक में होता है, वहाँ का कैंसर है। जैसे हड्डियों में होना, अस्थि कैंसर हड्डियों में होना, लसिका कैंसर लिम्फोमा, ठीक है, और मायोमा पेशीय कैंसर, ऑस्टियोमा अस्थि कैंसर, लाइम्फोमा लसिका में कैंसर, पेशी कैंसर मायोमा। ठीक है, तो ये सब कुछ कैंसर का उदाहरण है जो सार्कोमा टाइप्स का होता है। तीसरा है बेनाइन ट्यूमर, कम गंभीर वाला, जिसमें कम गंभीर रहता है वो बेनाइन ट्यूमर है। मेलिग्नेंट ट्यूमर, यह सेल दोनों हम पढ़ा चुके हैं, गंभीर और ये कम गंभीर। सॉलिड कैंसर होता है, एक ठोस कैंसर है। तरल कैंसर होता है जिसमें आपके हेमेटोलॉजिकल कैंसर, जिसमें रक्त में कुछ रक्त कैंसर हो जाता है तो तरल कैंसर के अंदर आता है। ठीक है, तो ये 6 कैंसर के मैंने प्रारूप आपको बता दिया। ठीक है, सार्कोमा हो गया, कार्सिनोमा हो गया, ठीक है, सॉलिड हो गया, हेमेटोलॉजिकल हो गया, समझ गए। तो ये सारे चीज़ को, बेनाइन हो गया, मेलिग्नेंट हो गया, ठीक है। महत्वपूर्ण ये है सार्कोमा और कार्सिनोमा, ये दो बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ओके, तो ये हो गया आपका क्या चीज़, क्लासिफिकेशन। अब कोई आपसे पूछेगा कि बताओ भाई कैंसर कितने प्रकार का होता है, तो बता दीजिएगा आराम से कि एक सार्कोमा, ठीक है, एक कार्सिनोमा होता है, एक कम गंभीर वाला होता है, एक घातक होता है, एक सॉलिड होता है और एक हेमेटोलॉजिकल होता है। ठीक है, अब आपसे ये पूछ सकता है कि कैंसर कितने स्टेज में होता है। ठीक है, तो मुख्यतः कैंसर अथवा ट्यूमर को उसकी गंभीरता, उसके गंभीरता के हिसाब से उसके आकार व फैलाव के वर्णन करने के लिए स्टेज और ग्रेडिंग 2 भागों में बांटा गया है। अगर हम लोग कैंसर के स्टेजेज का अगर वर्णन करें तो इसके गंभीरता और ट्यूमर के अवधि के आधार पर, फैलने के आधार पर इसे हम लोग 2 भागों में बांटे हैं, एक स्टेजिंग है और एक ग्रेडिंग है। ठीक है, स्टेज में, ठीक है, स्टेज में हम लोग स्टेज वाला को वर्णन करते हैं। स्टेज वाला जो होता है, स्टेजिंग में 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज, ये स्टेज होता है। और ग्रेडिंग में हम लोग ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 ऐसे करते हैं। ठीक है, अब स्टेज है स्टेजिंग वाला, तो इसके द्वारा कैंसर के फैलाव की जानकारी मिलती है। अब स्टेजिंग वाला जो है, स्टेजिंग वाला से हमें पता कर सकते हैं कि कैंसर जो है पहले कहाँ था और अब कहाँ फैल गया। मतलब स्टेजिंग से हमें फैलाव स्प्रेड करने का पता चलता है कि कैंसर कितना तेज़ी से कहाँ तक स्प्रेड कर गया है। ठीक है, स्टेज 0, अब जो स्टेज होता है वह 0 से शुरू होता है, ध्यान दीजिएगा। स्टेज वाला में 0 है कैंसर की उत्पत्ति, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, कार्सिनोमा इज C2। ठीक है, मतलब एक कार्सिनोमा यहाँ पे स्टार्ट होता है। ठीक है, कार्सिनोमा स्टार्ट होता है स्टेज 0 में, अभी शुरू ही रहता है। ओके, उसके बाद है स्टेज 1 में जब आता है तो वहाँ पे थोड़ा सा ट्यूमर अपने ही स्थान पर रहता है। ठीक है, ट्यूमर जो है, मान गए शुरू में स्टार्ट हुआ कैंसर, जहाँ पे आपको ट्यूमर वगैरह नहीं दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही स्टेज 1 में जाएगा तो वहाँ पे हल्का ट्यूमर दिख सकता है और वो ट्यूमर आपके उसी लोकल स्थान पर रहेगा जहाँ पे दिखेगा। लेकिन स्टेज 3 में जो जाएगा, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, एकदम ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे है, ठीक है, ये जो 0 है सर्किनोमा होता है, कैंसर की उत्पत्ति शुरू होता है स्टेज 1 में होता है। अब देखिए यहाँ पे स्टेज 1 भी कर दीजिएगा, इसको 2 कर दीजिए, ये तो 3 है ही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको 1 कर दीजिए। कैंसर स्टेज 1 में होता है कि यहाँ पे कैंसर का शुरुआती होता है। 2 में होता है वहाँ पे हल्का सा ट्यूमर रहता है और वो अपने लोकल ही स्थान पर रहता है जहाँ दिखता है। स्टेज 3 में ट्यूमर बढ़ने लगता है, मान के ट्यूमर यहाँ पे था लेकिन ये ट्यूमर बढ़कर अब इतना जगह ले लेगा, मतलब अपने आसपास लिमिटेड लोकल स्प्रेड करने लगता है। ठीक है, तीसरे स्टेज में यह फैलने लगता है एंड चौथे स्टेज में जो ट्यूमर हो रखा होगा वह फैलकर अन्य स्थानों तक रीजनल स्प्रेड कर जाता है, आसपास के एरियो में भी जो है यह चला जाता है। तो यही 4 स्टेज होता है कैंसर का। ठीक है, 1, 2, 3, 4। 1 में शुरू, 2 में ट्यूमर लोकल स्थान पर रहता है, 3 में ट्यूमर जो है लोकल स्थान के साथ आसपास बढ़ना शुरू होता है एंड चौथा में ट्यूमर अन्य स्थानों तक भी बढ़ जाता है। ठीक है, और यह जो है चौथा स्थान काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। अब दूसरा है ग्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, दूसरा क्या है, ग्रेडिंग सिस्टम।
वो तो हो गया स्टेजिंग सिस्टम। अब है ग्रेडिंग सिस्टम। ग्रेडिंग के द्वारा कैंसर के कोशिका स्थिति सेलुलर एसेप्ट का आकलन किया जाता है। वहाँ पे फैलाव के दर को आप चेक करने के लिए जो है वो मेथड का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे यह कोशिकीय स्थिति देखने के लिए जो है आकलन किया जाता है। जैसे ग्रेड 1 में जो होता है, ग्रेड 1 में इसमें समान कोशिका इन कोशिकाओं से अलग होती है, ठीक है। अब एक नॉर्मल कोशिका है और एक कैंसर वाला कोशिका है। तो ग्रेड 1 में जो समान कोशिका होती है वह इन कोशिकाओं से अलग होती है जो कैंसर वाला होता है। तो पहला में यही डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि कौन नॉर्मल है और कौन जो है कैंसर वाला सेल है। यही कारण होता है कि फर्स्ट स्टेज में फर्स्ट ग्रेड का जो कैंसर होता है उसमें पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएट करना मुश्किल रहता है कि कौन नॉर्मल सेल है और कौन एबनॉर्मल, मतलब कौन कैंसर वाला सेल है। तो फर्स्ट यही है, इसमें समान कोशिका इन कोशिकाओं से अलग होती है, ठीक है। दूसरा अलग होती है कहने का मतलब है कि वो एक कैंसर का सेल है और एक नॉर्मल सेल होता है। ग्रेड 2 में कोशिकाएं असमान होती है। अब जहाँ पे पहला में था ग्रेड में कि वहाँ पे दिक्कत हो रहा है अगर पहचानने में, तो ग्रेड 2 में यही होता है कि इसमें असमान कोशिका होती है। ग्रेड 2 में पूर्ण रूप से वह सेल जो है कैंसर सेल में परिवर्तित हो जाता है और वह पहचान में आ जाएगा, यानी कोशिका असमान रहेगा जो कैंसर वाला होगा। तीसरा ग्रेड होता है कि कोशिकाएं अत्यधिक असमान एवं एक दूसरे से विभेदित होते हैं। अब तीसरा पॉइंट यही है कि यह अत्यधिक एबनॉर्मल हो जाते हैं, इतना एबनॉर्मल रहते हैं कि एकदम क्लियर रहता है और दूसरे से विभेदित होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। चौथा है कि इस समय कोशिका अपरिपक्व होती है। अब चौथा ग्रेड में ये होता है कि जो सेल होता है वह बिल्कुल ही यहाँ पे अपरिपक्व रहता है, मतलब जो कोशिक से कैंसर वाला जो सेल है वह बिल्कुल अपरिपक्व रहता है, इमेच्योर रहता है, ठीक है। और वह काफ़ी खतरनाक हो जाता है चौथे ग्रेड में, ठीक है। तो ये ग्रेड वाला को थोड़ा समझने में आपको दिक्कत हो सकता है, बट ये कोई दिक्कत नहीं है। पहला में मिला जुला सरकार है, ठीक है, यानी समान और असमान दोनों रहेगा, ठीक है, दोनों अलग अलग रहेगा, लेकिन आपको डिफ्रेंशिएट करने में मुश्किल होगा। दूसरा में है तो क्लियर दिख जाएगा कि भाई ये एबनॉर्मल कोशिका है, मीन्स कैंसर का सेल है, दूसरा में पहचान में आ जाता है। तीसरा ग्रेड में ये होता है कि इसमें सेल इतना ज़्यादा अत्यधिक असमान होता है कि इसमें एक दूसरे से स्पष्ट विभेद रहते हैं, ठीक है। एंड चौथा स्टेज में इस समय कोशिका जो है अपरिपक्व होती है, मतलब जो भी अपरिपक्व कोशिका है वो सब एक जगह पर मिलती है। अब बेसिकली जो कैंसर वाला सेल होता है, कैंसर का जो कोशिका होता है वो अपरिपक्व ही रहता है, ठीक है। तो यही जो है चौथा आपका ग्रेड होता है। तो ये स्टेजिंग ग्रेडिंग आप लोग को समझ में आया होगा, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। एकदम मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में दे दिया है। अब यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, अपने दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए। इसको हम लोग ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर। चलिए हम लोग ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, देखेंगे। अब यहाँ पे स्पष्ट आप लोग देख लीजिए, ब्रेस्ट कैंसर क्या है, रक्त कैंसर स्तन कैंसर के कारण क्या है, इसके चिन्ह लक्षण उपचार क्या है बताना है, यानी कंप्लीट इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो कोई भी आपसे बीमारी रहेगा उसमें साइन सिम्टम्स ट्रीटमेंट पूछेगा ही पूछेगा, कारण पूछेगा ही पूछेगा। तो इन सारे चीज़ों को आपको कंप्लीट करते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर, यह एक असमान स्थिति है। क्या है, यह एक एबनॉर्मल स्थिति है। मानिए किसी को अगर ब्रेस्ट कैंसर हो जाए तो समान स्थिति रहेगा, बिल्कुल नहीं, वह असमान स्थिति ही होगा, ठीक है। चलिए, जिसमें स्तन ऊतक या स्तन का जो सेल है, कोशिका है, उसमें कैंसर विकसित हो जाता है, ठीक है, विकसित हो जाता है, ओके। जब स्तनों की कोशिकाएं, जब स्तन का जो सेल है वो असमान एवं अनियंत्रित विभाजित होकर नई कोशिकाओं का गांठ बनाती है तो इसे स्तन कैंसर कहते हैं। अब चूँकि स्तन एक मसल्स का बना है, उसमें हड्डी उड्डी तो होता नहीं है, मांस का होता है प्योर, उसमें नस से होते हैं, नर्व होते हैं, ठीक है, यही सब होता है। तो चूँकि सब पार्ट हमारा कोशिका से बना है, ब्रेस्ट भी कोशिका से ही बना है, तो ऐसे में जो स्तनों की जो कोशिका हैं वो एबनॉर्मल, असमान रूप से और बिना नियंत्रण, मतलब उस पर बिना कोई नियंत्रण के अनियंत्रित विभाजित होकर वह नई नई कोशिकाओं का गांठ वहाँ पे बनाता है, और इससे ही हम लोग स्तन कैंसर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फिगर में आप लोग देख लीजिए, ये फिगर है, ठीक है। इस फिगर में यह नॉर्मल स्तन है, ब्रेस्ट है, देख रहे हैं, कहीं कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, ठीक है।
ये जो आप लोग देख रहे हैं ये सब होता है डक्ट नली होता है, खून का, दूध का, ठीक है, ये सब होता है मिल्क का डक्ट नली है। तो ये तो नॉर्मल है। यहाँ पे आपको एक सिस्ट दिख रहा होगा, एक यहाँ पे ट्यूमर दिख रहा होगा। यही ट्यूमर जो है सेल होता है, यही सेल जो है मिलकर एक ट्यूमर बनाता है और यही जो है कोशिका है, ठीक है। तो ऐसे में यही कैंसर का रूप होता है और यही क्या होता है कि आपके जिस भी पार्ट में होता है वहाँ पे हार्डनेस करता है, सूजन करता है और वहाँ पे दबाने में काफ़ी ज़्यादा हार्ड दिखाई देता है। तो इन चीज़ों को जो है आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब ये मान गए इस साइड में है, क्या इस साइड में नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, बीच में भी हो सकता है, पूरे स्तन में भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को जो है ध्यान में देखना पड़ता है, ठीक है। फिगर में आप लोग देख लिए। चलिए अब इसके कुछ कारण होते हैं होने का, सब बीमारी का कुछ ना कुछ कारण है। तो वैसे ही मैंने आपको कैंसर का तो कारण बता ही दिया नॉर्मल कॉमन तरीके पर कि क्या क्या कारण हो सकता है। तो ऐसे में प्रॉपर जो कैंसर है उसका भी अपना अपना कारण होता होगा। तो ब्रेस्ट कैंसर का भी कुछ कॉजेज है, कुछ कारण है, चलिए हम लोग देखते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के होने के कारण में सबसे पहला है मासिक धर्म कम आयु में आरंभ एवं अधिक आयु में बंद होना, यानी अर्ली मेनार्क एंड लेट मेनोपॉज। अब देखते होइएगा कि आजकल क्या होता है कि बहुत सारे जो फीमेल होते हैं उसमें, यानी गर्ल्स होते हैं उसमें कम एज में ही जो है यह शुरू हो जाता है, यानी 10 साल 12 साल में ही शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये कंडीशन में क्या होता है, आपका लंबे समय तक चलते रहता है और अधिक आयु होने पर बंद होता है आपके मासिक धर्म। तो इस कारण भी आपको जो है प्रभावित हो सकता है ब्रेस्ट में, ठीक है। क्योंकि जैसे ही यह शुरू होगा हार्मोनल चेंजेज होगा और हार्मोनल चेंजेज होगा तो कम एज में ही जो है आपके सीने में उभार वगैरह दिखने को मिल सकता है, तो ये कैंसर कर सकता है। विकिरणों के संपर्क में अगर कोई फीमेल है, कोई गर्ल है, ठीक है, वो जॉब वगैरह एक्सरे रीजन में कर रही है तो उसको इफ़ेक्ट कर सकता है, ठीक है। हार्मोनल औषधि लेना, अब बहुत सारे ऐसे फीमेल होते हैं जिनको शेप नहीं आ रहा है तो वो जो है दवाई लेना शुरू कर देती है अपने उभार के लिए, अपने शेप के लिए। जो प्योर जो है हार्मोन दवाई होता है, ठीक है, कोई भी आप बॉडी के वृद्धि के लिए दवाई लेते हैं तो वो हार्मोनल दवाई होता है, ठीक है। और वो हार्मोनल आपके वृद्धि के साथ साथ ट्यूमर भी बना सकता है, ठीक है। चलिए अधिक तैलीय भोजन, अगर हाई ऑयली फूड कंजप्शन करते हैं ज़्यादा तेलीय भोजन तो ये भी समस्या की घड़ी है, इससे भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है मोटापा, ओबेसिटी। किसी को अगर मोटापा है तो ये भी कारण बन सकता है। मोटापा क्या करता है, बॉडी में फैट बढ़ाएगा और वह फैट जो है गिल्टी के रूप में निकलेगा और वही गिल्टी जो है आपके कैंसर भी हो सकता है। हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप भी कारण बन सकता है। मद्यपान, एल्कोहलिज्म, धूम्रपान, ये सब तो खैर कैंसर का मुख्य कारण है, ठीक है। उसके बाद स्तनपान नहीं कराना, आजकल देखते होइएगा कि मॉडर्न ज़माना में लोग इसके पीछे पगलाया हुआ है। बच्चे को जो है बाजारू दूध पूरा दिएगी लेकिन अपना दूध जो है नहीं देगी। अवॉइड ब्रेस्ट फीडिंग, तो नहीं देती है लेकिन घाटा उसी को होता है। ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए, नहीं कराने से कैंसर का खतरा रहता है क्योंकि उसमें दूध जमेगा, दिक्कत करेगा ही करेगा। बार बार संक्रमण, रिकरेंट मास्टाइटिस। रिकरेंट मास्टाइटिस कहने का मतलब है कि स्तन में बार बार संक्रमण होना, ठीक है। स्तन में समान गांठ होना, प्रीवियस और प्रायर ब्रेस्ट लम्प, आपके ब्रेस्ट में कभी कभार पहले जो है गांठ हुआ उसको नज़रअंदाज किए लेकिन वही गांठ आगे चल के कैंसर भी बन सकता है, ठीक है। तो अगर इन सब चीज़ों में कहीं एबनॉर्मल गांठ दिखे तो उसे चेक जरूर करवाएं ताकि पता चले कि यह क्या है, ठीक है। गर्भाशय एवं अंडाशय कैंसर, आपको अगर इंडोमेट्रियल गर्भाशय का ओवरी कैंसर है तो उसमें भी ब्रेस्ट का जांच करवाना चाहिए। ब्रेस्ट ट्रॉमा, स्तन में चोट लगना, अगर स्तन में किसी कारण से चोट लग जाता है तो यह भी ट्यूमर बना के कैंसर पैदा कर सकता है। तो ये सब कुछ कारण होते हैं, मैंने स्पष्ट तौर पर कारण बता दिया, ठीक है। अब लक्षण क्या होते हैं, तो लक्षण बहुत सारे लक्षण होंगे, कैंसर का तो बहुत सारे लक्षण होता ही हैं। तो बहुत जो कुछ महत्वपूर्ण लक्षण है वो मैं आपको अभी आज बता रहा हूँ। पहला है स्तन में सूजन होना, सबसे पहला कारण यही होगा कि चूँकि ट्यूमर निकलेगा सूजन करेगा ही करेगा। स्तन में गांठ होगा, ठीक है, स्तनों में असमान सिक्रेशन निकलने लगेगा, स्तन से बिना मतलब का जो है उसमें से कुछ निकलने लगेगा। स्तन से सममिति परिवर्तित होना, मतलब जो साइमेट्री होता है स्तन का, जो क्षेत्र है, जो एरिया है,
जो शेप है उसमें परिवर्तन होने लगेगा, सूजन से, ट्यूमर से। निपल के चारों ओर पपड़ी बन जाना, स्केली स्किन, जो निपल होता है बीच में उसके साइड पपड़ी बनने लगेगा, बुखार आ सकता है, जलन हो सकता है ब्रेस्ट में, ठीक है, जलन हो सकता है, खुजली हो सकता है, ठीक है। उसके बाद रोगी अपने हाथों से गांठ महसूस कर सकती है, जो रोगी है वो खुद से गांठ महसूस कर सकती है ब्रेस्ट में। द पेशेंट कैन फील द लम्ब विद द इन हैंड। तो ये सारा चीज़ें हैं, मैंने आपको इसको बता दिया, लक्षण भी बता दिया कि क्या क्या होगा। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके, अब ट्रीटमेंट में क्या आता है, देखिए ट्रीटमेंट में मैं आपको बता दूं, उपचार में सर्जरी अर्थात मास्टेक्टोमी इस कैंसर का सर्वाधिक उपयुक्त उपाय है। मास्टेक्टोमी कई प्रकार के होते हैं। देखिए उपचार में सबसे महत्वपूर्ण इसके लिए जो उपचार होता है वह मास्टेक्टोमी ही होता है। मास्टेक्टोमी जो होता है उसमें ब्रेस्ट को या तो आंशिक रूप से या अगर पूरे क्षेत्र प्रभावी है तो पूरे को ही काट के हटा दिया जाता है, ठीक है, जिससे कैंसर और अन्य जगह पर नहीं होता है। अब ये जो मास्टेक्टोमी होता है सर्जरी स्तन का, ये अलग अलग प्रकार का होता है। एक होता है लंपेक्टोमी। लंपेक्टोमी कहने का मतलब है कि सिर्फ उसमें से जो लंप होता है, जो गांठ होता है, उसी को निकाला जाता है, उतना ही क्षेत्र को, तो ये लंपेक्टोमी होगा। पार्शियल मास्टेक्टोमी। पार्शियल मास्टेक्टोमी कहने का मतलब है कि हल्का क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र को हटाना, ये पार्शियल मास्टेक्टोमी। रेडिकल मास्टेक्टोमी होता है कि जितना भी क्षेत्र प्रभावित है सभी के सहित निकाल देना। उसके बाद है सेगमेंटल मास्टेक्टोमी। टोटल मास्टेक्टोमी यानी टोटल ब्रेस्ट को ही निकाल देना, ठीक है। और एक्जिलरी नोड डिसेक्शन होता है। तो ये सब कुछ सर्जरी का प्रकार है, मैंने बता दिया। देख लीजिए, लंपेक्टोमी, पार्शियल मास्टेक्टोमी, रेडिकल मास्टेक्टोमी, सेगमेंटल मास्टेक्टोमी, टोटल मास्टेक्टोमी, ठीक है, याद रखिएगा। अन्य उपचार में ये तो हो गया सर्जरी। सर्जरी सबसे अच्छा उपाय है इसका, लेकिन कुछ अन्य उपाय भी है। अन्य उपाय में क्या होता है, तो रेडिएशन थेरेपी चलवाइए, जिस जगह पर ट्यूमर है वहाँ पे रेडिएशन लगाकर उसे नष्ट किया जा सकता है, तो ये रेडियो थेरेपी होगा। कीमोथेरेपी होता है जो दवाई के फॉर्म में होता है, दवाई देकर उस सेल को तोड़ा जाता है, उसे नष्ट करवाया जाता है। तो ये दो अन्य उपचार है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इलाज है मास्टेक्टोमी, यानी जो है स्तन का यानी ब्रेस्ट का सर्जरी, ठीक है। तो इस प्रकार से आज का प्रश्न, मेरा दो महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त हुआ। अब आपका इस पर जो क्या कहना है ज़रूर बताइए। मैं बार बार कहता हूँ, nursingyan.com वेबसाइट पर जो है आप लोग जाकर इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं PDF को, और ख़ुद से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन वीडियो जब तक नहीं समझिएगा, नहीं देखिएगा, ठीक है, तब तक मुश्किल है भाई मेरे, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।